ये बता दिया। सेल शब्द सेलुला शब्द से बना हुआ ग्रीक भाषा का शब्द होता है और जिसका अर्थ क्या है? रिक्त कर्मा। अगली बात समझ। इसके बाद में कल मैंने बताया था कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करना, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। ये भी कल हमने पढ़ लिया था, ठीक है। पहली कोशिका की खोज 1665 के अंदर किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये भी हमने पढ़ लिया था। अच्छा, स्वे के निर्मित, आगे ना स्वे के निर्मित खुद नहीं बनाई थी, ठीक है ना। अच्छा, किसके अंदर देखा था? कॉर्क की पतली झिल्ली अर्थात पेड़ की छाल के अंदर देखा था, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा था इनको नाम क्या दिया था? कोसा नाम दे दिया था। और ये एक प्रकार की कैसी कोशिका थी? मर्त कोशिका थी। कैसी थी? इनकी पुस्तक का नाम माइकोग्राफिया। क्या नाम है? फिर आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 के अंदर आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, थोड़ी उत्तम टाइप की सूक्ष्मदर्शी बनाई थी इसने। पानी में तैरते हुए यानी तालाब के पानी के अंदर तैरते हुए सूक्ष्म संरचनाओं को देखा और इनको नाम दे दिया बैक्टीरिया। क्या नाम दिया? बैक्टीरिया। एक प्रकार की जीवित कोशिका, इसलिए इसको जीवाणु का पिता में भी कहते हैं, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरिया। आगे बात समझे। इनको हम सूक्ष्म जीव विज्ञान का भी पिता कहते हैं इनको। आगे बात समझे, ठीक है। फिर इसके बाद में बुरेलाल आया। कौन आया था? भूलोगे तो नहीं बुरेलाल को? रॉबर्ट ब्राउन। कौन है? कब आता है? कौन सा पादप लिया? और आर्किड के पादप में किसकी खोज कर दी? केंद्र की। कल जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया था ना, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। आगे बात समझो, ठीक है। चलो, इसके बाद में कल और क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद में हमने और क्या क्या पढ़ लिया था? कोशिका की परिभाषा। अच्छा, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, यही पढ़ा था कल। ये एक प्रकार की क्या है? शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। समस्त जैविक क्रिया इसी के माध्यम से होती है, जैसे जनन, श्वसन, उत्परिवर्तन, सारी क्रिया इसी के माध्यम से होती है, नहीं होती है। कल हमने एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव दोनों के बारे में पढ़ लिया था। यानी कि एक कोशिका से बना हुआ जीव एक कोशिकीय है और दो या दो से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ जीव बहुकोशिकीय। आया समझ में? ठीक है। उदाहरण हमें सारे के सारे कल पढ़ लिए थे, ठीक है। चलो, कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था हमने। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, सबसे पहले आता है मैथ्यूस स्लाइडेन 1838 के अंदर। जर्मनी का था, सॉरी दोनों ही जर्मनी के थे, ध्यान रखोगे। ये ब्रिटिश का नहीं, ये भी जर्मनी का। ये भी कहाँ का? इसको एक बार कवर सही कर लेना, ठीक है ना। अपनी एनसीईआरटी के अंदर ब्रिटिश लिखा हुआ, ये ब्रिटिश का नहीं है, दोनों ही जर्मनी के वैज्ञानिक है। कहाँ के? जर्मनी के वैज्ञानिक है। इसको सही कर लेना, ठीक है ना। अभी एनसीईआरटी के अंदर सुधार कर दिया गया, अपनी किताब में नहीं है, बाकी में सुधार होने लगे, इंग्लिश मीडियम में आ गया, ठीक है। चलो, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक है। बहुत सारे पौधों पर अध्ययन कर बताया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और उत्तकों का निर्माण करते हैं। कल आ गया। कल जो भी चीज मैंने बोर्ड के ऊपर पढ़ाई थी ना, सारी चीजें आ गई अपनी, आएगी नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद में आता थियोडोर शवान 1839 के अंदर, प्राणी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी जंतु कोशिका का अध्ययन किया और बताया कि इन कोशिकाओं के चारों ओर पतली परत मिलती है जिसे जीवदरीय झिल्ली कहते हैं। फिर इनका आता है सिद्धांत। क्या आता है? स्लाइडेन व शवान का सिद्धांत 1838-39 के अंदर आता है। संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? किस कोशिकाओं की सभी जैविक क्रिया, ये जैविक है, ध्यान रखो, जैविक क्रिया की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। सभी जीवों की, यानी कि कोशिका के अंदर समस्त जैविक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? समस्त जैविक क्रिया होती है। सजीवों में होने वाली समस्त क्रिया कोशिका के अंदर होती है। कोशिका आनुवंशिक इकाई, कोशिका में आनुवंशिक इकाई, यानी कि आनुवंशिक इकाई जो केंद्र के अंदर पाई जाती है, वो भी आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसको मैं सही कर दूंगा, थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, सुधार करके भेज दूंगा। चलो, इसके बाद में आता है रुडोल्फ विर्चो। कौन आता है? और रुडोल्फ विर्चो ने क्या कर दिया था? खंडन किया था इस सिद्धांत का। पता है कब आता है? 1855 के अंदर। कब आता है? इन्होंने कोशिका सिद्धांत का विस्तार यानी कि खंडन किया है और इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाएं किससे बनेगी? पहले वाली जो कोशिकाएं उनके अंदर विभाजन होगा और विभाजन होने से कौन सी कोशिका बनेगी? नई कोशिका। यानी कि ये पहले कोशिका थी, अब इसके अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ। क्या हुआ? तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई? तो ये नई कोशिका हो गई कि नहीं हो गई? ये पुरानी कोशिका हो गई कि नहीं हो गई? तो नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। आगे बात समझ, ठीक है। और इन्होंने इस भाषा में बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या बोला था? इसका अर्थ होता है ऑल सेल्स अराइज्ड फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। यानी प्री एग्जिटिंग का मतलब होता है पूर्ववर्ती कोशिका, और ऑल सेल्स सभी कोशिकाएं अराइज्ड का मतलब निर्माण होना, किससे? पूर्ववर्ती कोशिका से। आया समझ में?
कि नहीं आया? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। आ गया समझ में? ठीक है। आज अपना टॉपिक रहेगा कोशिका का आमाप। क्या पढ़ेंगे आज? अब देखो, कोशिका का आमाप 0.5 माइक्रोन से लेकर के 1 माइक्रोन तक का होता है, लेकिन आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसको ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं। उसका अंडा कितने सेंटीमीटर का? तो याद रखो कि 100 से लेकर के 120 सेंटीमीटर का होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। याद करो, हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, उसके 3-4 पॉइंट पढ़े थे। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा था कि इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब है ये अपवाद है। किसका? किसका अपवाद है? मोनेरा जगत का। किसका है? क्यों अपवाद है? क्योंकि इसके अंदर इसकी चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। मोनेरा जगत के सभी प्राणियों की चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये उसका क्या है? अपवाद है। आगे बात समझे। दूसरी बात, रोग फैलाता है। तीसरी बात, सबसे छोटी कोशिका है। और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि बिना वायु के भी ये जीवित रह सकता है। आगे बात समझे। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, 0.1 माइक्रोन से लेकर के 0.3 माइक्रोन तक। अबे कोई बात नहीं, आपने कैप्चर कौन करोगे चीजें, ठीक है ना। 0.1 माइक्रोन से लेकर के कितनी? 0.3 माइक्रोन तक होती है। अब यहाँ पर हमने लिखा था अमाप 0.5 होना चाहिए, ये देखो ये 0.5 से भी कम है कि नहीं है? ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो अंडाणु कौन सी है? अंडाणु किसमें मिलेगी? मादा के अंदर। और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं तो शुक्राणु नर के अंदर मिलेगी। आई बात समझ में। और सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर में 3 प्रकार की कोशिका, ध्यान रखो कि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है, मादाओं के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु मिलेगी, और मादाओं के अंदर मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका की बात हो रही है, ठीक है। और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। आगे बात समझे। अब जीवाणु जो होता है वो 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 5 माइक्रोमीटर वाले होते हैं। आगे बात समझे। और अपनी आरबीसी का व्यास पूछा, किसका व्यास पूछा है? कितना माइक्रोमीटर पूछा है? माइक्रोन का 7 माइक्रोन का होता है। कितना होता है? 7 माइक्रोन का होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, चलो अब देखो कोशिका के घटक पढ़ेंगे। हालांकि कोशिका के घटक को डिटेल से पढ़ेंगे हम। किससे पढ़ेंगे? डिटेल से। अभी सामान्य जानकारी है। आगे बात सामान्य मतलब थोड़ी नॉर्मल चीजें हैं। आगे बात समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य। अब ध्यान से सुनो, ये मान लो एक कोशिका है, क्या है? और इस कोशिका के अंदर ये केंद्र क्या है? ये क्या है? अब ये कोशिका हो गई, और ये कोशिका के अंदर कौन हो गया? केंद्रक हो गया। आई बात समझे। अब ध्यान सुनो, अब इस कोशिका के केंद्र के चारों ओर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, अर्ध तरल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? सेमी फ्लूइड बोलेंगे, अर्ध तरल पदार्थ। इसी अर्ध तरल पदार्थ को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। यानी कि कोशिका द्रव्य का मतलब क्या हो गया? अंग्रेजी में इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। पॉइंट याद रखोगे। आया समझ में। तो यानी कि किसको छोड़ दो? एक तो कोशिका के चारों ओर आवरण है, इसको छोड़ दो, और कोशिका का केंद्र छोड़ दो। इसके अलावा जो बीच के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसी को हम कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और ये पॉइंट याद रखोगे, ये यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। तो कहने का मतलब दोनों कोशिका। अच्छा, इस कोशिका के आयतन को घेर के रख रहा है। देखो, दोनों कोशिकाओं के आयतन को घेर के रख रहा है। इसका आयतन बनाने का काम भी इसी का होता है, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे अर्ध तरल पदार्थ, और इसी अर्ध तरल पदार्थ का नाम क्या है? कोशिका द्रव्य। आ गया समझ में। अब इस कोशिका द्रव्य में जितनी भी, हमने कहा था कि जितनी भी जैविक क्रिया होती है ना, वो वास्तविकता में इसी कोशिका द्रव्य के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होती है? कोशिका की समस्त जैविक क्रिया इसी के अंदर होगी। आगे बात समझ में नहीं है? ठीक है। फिर इसके बाद में ध्यान रखोगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य है। देखो, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इस कोशिका द्रव्य के अलावा कुछ और अंग पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं कि जैसे मान लो ये कोशिका हो गई, ये केंद्रक हो गया, ये चारों ओर इसका तरल पदार्थ कोशिका द्रव्य हो गया। अब इनके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में, कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें क्या मिलेगा? इसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। क्या मिलेगा? एक अंतःपरिवर्धी जालिका मिलेगी। यहाँ क्या मिलेगी? एक गोल्जी काय मिलेगा। क्या मिलेगा? एक लाइसोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? एक मान लो अगर पादप कोशिका है तो हरित लवक मिलेगा। क्या मिलेगा? अच्छा, कौन सी कोशिका के अंदर? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। किस कोशिका के अंदर? अच्छा, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में बहुत सारे अंग मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? अच्छा, वो अंग किसके हैं? कोशिका के। किसके हैं? तो ऐसे अंगों को हम क्या बोलेंगे? कोशिका अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
कोशिकांग बोलेंगे। अच्छा अब बताओ मेरे को ये कौन है, कौन है? केंद्रक। तो 3 पढ़ लिए थे हमने। पहला तो हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा था कोशिका के अंदर जो अंगक पाए जाते हैं इनको कोशिकांग बोलेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे केंद्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्र के बारे में। हालांकि डिटेल से पढ़ेंगे, हम एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, उसको हम बोलेंगे केंद्रक। क्या बोलेंगे? अब इसी केंद्र को, जैसे मान लो ये केंद्रक है, अब ये कौन है? केंद्रक। और इस केंद्र के अंदर क्या मिलता है? इस केंद्र के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र इसी केंद्र के अंदर मिलेंगे। आगे बात समझे? अच्छा गुणसूत्र भी मिलते हैं गुणसूत्रों के अंदर, जैसे गुणसूत्र हो गए तो इस गुणसूत्र के अंदर क्या मिलेगा? जैसे ये गुणसूत्र हो गया तो इस गुणसूत्र के अंदर क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए। इसका क्या हो गया? आनुवंशिक पदार्थ हो गया। डीएनए कौन हो गया? आनुवंशिक पदार्थ हो गया। आया समझ में? नहीं आया? अरे आ गया, चलो ठीक है ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखोगे, हालांकि हम डिटेल से पढ़ेंगे, चलो। लेकिन अब सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत कौन सा जगत आता है, बता दो मेरे को। कौन सा जगत आता है? मोनेरा जगत। अच्छा मोनेरा जगत, मोनेरा जो जगत है ना, मोनेरा जगत, ये पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक है। कैसा है? आगे बात सुनते। मोनेरा जगत को जब मैंने पढ़ा था, मैंने कहा कि ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होते हैं। आई बात समझ में नहीं आया? अरे आया नहीं आया? तो उस समय मैंने इसको पढ़ा दिया। अच्छा मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो तुम्हें पता है मोनेरा जगत के अंदर आते हैं जीवाणु। कौन आते हैं? माइकोप्लाज्मा। कौन आता है? माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कौन आता है? बीजीए। कौन आता है? बीजीए कौन है? यानी कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। आगे बात समझे? ये आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये देखो, अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? पहले तो इस चीज को समझो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कोशिका मिलेगी आपको। क्या मिलेगी? कोशिका मिलेगी। और केंद्रक जो होगा, उस केंद्र के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कौन सी झिल्ली नहीं मिलेगी? अब देखो, एक तो ये कोशिका हो गई, इस कोशिका के चारों ओर ये झिल्ली हो गई, लेकिन इस वाले में झिल्ली मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो इसका केंद्र क्या हुआ? बिखरा हुआ। क्या हुआ? आगे बात सुन। तो ऐसे केंद्र को हम या तो बोलेंगे केंद्रक अनुपस्थित। क्या बोलेंगे? केंद्रक अनुपस्थित, या इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। अच्छा केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है तो हम इसको बोलेंगे अस्पष्ट केंद्रक। कैसा बोलेंगे? अस्पष्ट केंद्रक। आई बात समझे? अब जबकि इसके अंदर कौन सा केंद्रक मिल रहा है? स्पष्ट मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? ये मैंने सबको पढ़ा रखा पहले से। आई बात समझे? तो इसके अंदर जब केंद्रक ही नहीं मिल रहा है तो कैसी कोशिका होगी? पुरानी होगी। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। आगे बात सुनो, पुराना केंद्रक कैसा होगा? आगे बात सुनो, देखो इन कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है या अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, या इसको अससीम केंद्रीय भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या तो बोलते हैं इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका, और हिंदी में बोलेंगे अससीम केंद्रीय। क्या बोलेंगे? अससीम केंद्रीय। आगे बात समझो? ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत कौन आता है? पहले बता दिया जीवाणु। दूसरा कौन आ गया? हाँ वो था नहीं दियो काल कोई। बीजीए आ गया, और बीजीए को हम बोलते हैं नीले हरे सवाल। क्या बोलते हैं? आगे और कौन आ गया? और माइकोप्लाज्मा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉरी, माइकोप्लाज्मा का एक और नाम क्या है? पीपीएलओ। क्या है? पीपीएलओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको कह दिया जाता है, देखो एक तो हम कौन है? यूकैरियोटिक जीव। कौन है? तो हमारी कोशिका तो बड़ी होगी, थोड़ी बड़ी होगी, और एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसकी कोशिका कैसी होगी? छोटी होगी। पर ये तो जीवाणु हो गया, ये कौन हो गया? और ये एक हम हो गए। तो हम तो यूकैरियोटिक है, हम कौन है? और ये कौन है? प्रोकैरियोटिक। कौन है? तो विभाजन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? ये बताओ मेरे को। छोटी कोशिका में ज्यादा विभाजन की क्षमता मिलेगी। भाई छोटी है, समान कम है, तो विभाजन ज्यादा हो जाएगा। आगे बात सुन। तो ये पॉइंट याद रखोगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका से छोटी होने के कारण काफी तेजी से क्या होगी? विभाजित। क्या होगी? विभाजित होगी। आगे बात समझे? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जीवाणु आते हैं, और जीवाणु 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा रखा है कौन से चैप्टर के अंदर? मोनेरा जगत के अंदर पढ़ा था हमने। किसके अंदर पढ़ा था? और चैप्टर नंबर 2 है ना? हाँ ठीक है। चलो, पहला छड़ाकार। कैसे होंगे? छड़ के आकार के होंगे, इस प्रकार के छड़ के आकार के, जिनको बोलेंगे छड़ाकार बेसिलस। क्या बोलेंगे? फिर गोलाकार, ये गोलाकार हो गए, हालांकि सारा मैंने वहां बता रखा है। गोलाकार हो गए। कामा आकार के विब्रियो, कोमा के आकार के। आगे बात समझे? इस प्रकार के। और सर्पिलाकार, सांप की आकृति वाले इस प्रकार के सर्पिलाकार, स्पाइरलम। क्या हो जाएगा? स्पाइरलम। आगे बात समझ में? तो ये सारे हमने पढ़ रखे, इसको ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है ना, पहले जो चीज कवर करवा दी वो बार बार क्या पढ़ना है, जब सारी चीजें आपको आती है तो, ठीक है ना। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, विशेषता। आगे बात समझे, ध्यान से सुनो। ये मान लो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर आपको एक झिल्ली मिलेगी, एक परत मिलेगी, जिसको बोलेंगे कोशिका भित्ति। क्या बोलेंगे, और ये कोशिका भित्ति जो होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ध्यान रखोगे, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनी होती है। आगे बात समझे, किस किस से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और शर्करा से। आगे बात समझे, तो ये होगी आपके कोशिका भित्ति। क्या हो गई, अब मेरे को एक बात बता दो, प्रोकैरियोटिक कोशिका की ऐसी कौन सी कोशिका है जो अपवाद है, क्या है, अपवाद है, उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बताओ कौन है, माइकोप्लाज्मा। कौन है भाई, माइकोप्लाज्मा जो है वो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं मिलेगी, कोशिका भित्ति नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, पॉइंट नंबर 1 समझ में। दूसरा पॉइंट, कोशिका द्रव्य तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। चलो ठीक है, अब ये आंतरिक भाग हो गया, इसके अंदर मिलेगा आपको कोशिका द्रव्य। क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य। ये मान लो ये कोशिका द्रव्य हो गया, पूरा का पूरा तरल रूप में भरा हुआ है। आ गया समझ में, ठीक है। अब देखो केंद्र के कैसा होगा, केंद्र क्या स्पष्ट होगा या फिर क्या होगा, अनुपस्थित होगा। अब इसके केंद्रक में याद रखो, सॉरी, इस कोशिका के अंदर डीएनए मिलेगा, वो नग्न मिलेगा। क्या मिलेगा, अब ये नग्न डीएनए क्या होता है, एक डीएनए ऐसा होता है, एक डीएनए ऐसा होता है जैसे ये प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर इस प्रकार लिपटा हुआ होता है। आगे बात सुन, तो कहने का मतलब इस डीएनए को किसी ने जोड़ रखा है, किसी ने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, एक जगह संग्रहित कर रखा है। आगे बात समझे, तो एक तो वो डीएनए हो गया, और एक ऐसा डीएनए जिसको किसी ने जोड़ ही नहीं रखा है, यानी कि वो प्रोटीन नहीं है जो जोड़ने वाला, ये प्रोटीन नहीं है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन। तो कहने का मतलब है इस कोशिका के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, अब हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो डीएनए उसके चारों लिपटा हुआ नहीं होगा। जब लिपटा हुआ नहीं होगा तो ऐसा डीएनए नग्न डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, दूसरा पॉइंट, इन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए मिलेगा ना वो वर्ताकार होगा। कैसे होगा, वर्ताकार होगा, इस टाइप का डीएनए होगा। आगे बात समझे, इस प्रकार का डीएनए होगा। आगे बात समझे, और इस डीएनए को एक नाम दिया जाता है, क्या बोलेंगे इस डीएनए को, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रकाभ। क्या बोलेंगे इसको, केंद्रकाभ बोलेंगे। आगे बात समझे, अंग्रेजी में इसको न्यूक्लियोइड बोलेंगे या इसको बोलेंगे जिनोफोर। क्या बोलेंगे, जिनोफोर बोलेंगे। ऐसा डीएनए जो वर्ताकार होता है और डबल स्ट्रैंड होता है, ये भी ध्यान रखोगे। कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड या जिनोफोर कहते हैं। आया समझ में, अरे आया नहीं आया, ठीक है ना। आगे बात समझे, चलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसमें पढ़ते हैं। अब ध्यान सुनो, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। कौन सी कोशिका है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के चारों ओर क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। हालांकि हम तो 3 प्रकार की कोशिका इसमें कोशिका जो भित्ति होती है वो 3 प्रकार की पढ़ेंगे। कितने प्रकार की पढ़ेंगे, अरे ये क्या, ये इसके चारों ओर कोशिका भित्ति है। कौन है, कोशिका भित्ति है। इस कोशिका भित्ति को बोलेंगे, इस कोशिका भित्ति के ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे, आई बात समझे। अब कॉपी निकाल के देखो, मैंने कई जीवाणु आपके पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है, निकाल के देखो। शुरुआत में देखो, शुरुआत में जीवाणु पढ़ाया मैंने आपको। अब जिसकी कॉपी में शुरुआत में जीवाणु लिखा हुआ मिल गया ना, शुरुआत में सबसे पहले बहुत या दूसरी या तीसरी क्लास जो ली हुई थी ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। सीधा सीधा अपनी कॉपी खोल दो और पहला पेज दूसरा पेज निकाल के देख लो, मिला, मिल गया, मिल गया सबको। अब देख लो वो चीज मैंने सारी पढ़ा रखी है आपको। कैप्सूल, क्या पढ़ा रखा है, कैप्सूल। आगे बात समझे, कैप्सूल भी बोलेंगे या अपंक परत भी बोलेंगे या स्लिम लेयर भी इसको बोलेंगे। आगे बात ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है।
आई बात समझ में? तो वो सारी चीज पढ़ेंगे। आया? चलो क्या हुआ, अब ध्यान से सुनो। ये कोशिका भित्ति होगी। अब इस कोशिका भित्ति के अंदर, इसके अंदर चारों ओर, ध्यान से सुनो, इसके अंदर मिलेगा आपको कोशिका द्रव्य। क्या मिलेगा? ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य होगा। अब इस कोशिका के अंदर डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। अब ये पॉइंट ध्यान रखोगे, ये डीएनए मिलेगा, ये डीएनए, ये कौन है? डीएनए। और ये जो डीएनए, ये डबल स्टैंड, डबल स्टैंड का मतलब होता है दो रज्जुक। कितने रज्जुक मिलेंगे? दो रज्जुक। कहने का मतलब है ये अपना वाला डीएनए, अच्छा इसकी एक रज्जुक हो गई और ये इसकी दूसरी रज्जुक होगी, तो ऐसे डीएनए को बोलेंगे डबल स्टैंड। क्या बोलेंगे? अच्छा ये बताओ, अगर आपको ऐसा पूछा जाता ये एक रज्जुक हो गया तो सिंगल स्टैंड हो गई, ठीक है। तो अगर ये एक गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया तो डबल स्टैंड हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। तो ये डीएनए जो मिल रहा है ना, ये कैसा मिल रहा है? डबल स्टैंड वाला मिल रहा है। कैसा मिल रहा है? डबल स्टैंड वाला मिल रहा है। और एक बात बताओ, ये डबल स्टैंड वाला तो मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, डबल स्टैंड तो मिल रहा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये जो डीएनए है ये वर्ताकार टाइप का है। किस टाइप का? गोलाकार में। अब यहां पर वर्ताकार है क्या? नहीं। आगे बात समझो, ठीक है। अब ये जो डीएनए ना, इसी डीएनए को हम एक नाम देते हैं जीनोफोर। क्या नाम देते हैं? जीनोफोर, या इसी को बोलेंगे केंद्रकाभ। क्या बोलेंगे? केंद्रकाभ, केंद्रकाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या इसी को और बोलेंगे न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। ये तीन नाम याद रखो ला। क्यों याद रखो ला? 12th क्लास में आपको वापस पढ़ने को मिलेंगे। कहां पढ़ने को मिलेंगे? 12th क्लास के अंदर वापस आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी। अब देखो, अब ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा ये कैसा डीएनए? ये एक प्रकार का नग्न डीएनए। कैसा डीएनए? नग्न डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि कौन सा प्रोटीन नहीं मिलता है? हिस्टोन नामक का प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता है? हिस्टोन नामक का प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया, समझे? अब इसके अलावा एक और डीएनए मिलेगा। या क्या मिलेगा? एक और आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। याद रखोगे, जीवाणुओं के अंदर दो प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ मिलेंगे। कितने प्रकार के? अब ये जो दूसरा जो आनुवंशिक पदार्थ है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलेंगे। ये भी वर्ताकार होता है, डबल स्टैंड वाला होता है। आगे बात समझे। अच्छा इसका उपयोग कहां किया जाता है? तो याद रखोगे, इसका उपयोग वेक्टर के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? वेक्टर का मतलब होता है संवाहक। क्या बोलेंगे? संवाहक के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना, ये प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधी होता है। किसके प्रतिरोधी? प्रतिजैविक के प्रतिरोधी होता है। ध्यान रखोगे, प्रतिजैविक का मतलब हो गया एंटीबायोटिक जो चीजें होती है उनके लिए ये प्रतिरोधी होगा, उनके सामने ये खत्म हो जाएगा या उनका विरोध करेगा। आगे बात समझे, इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिजैविक के प्रतिरोधी। सबसे ज्यादा आनुवंशिक पदार्थ में इसी को उपयोग में लिया जाता है। आई बात समझे, तो इसलिए इसको बोलेंगे वेक्टर। क्या? संवाहक। क्या बोलेंगे? आगे बात समझने, अगर हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जैव अभियांत्रिकी की बात करते हैं, तो इसी के साथ में, इसी प्लाज्मिड के साथ में दूसरे डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको जोड़ करके उनसे नई फोटोकॉपियां बनाई जाती है। डीएनए की क्या बनाई जाती है? फोटोकॉपियां बनाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। इसका नाम वैसे प्लाज्मिड है, लेकिन इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? संवाहक के रूप में किया जाता है। आया समझ में? नहीं है? ठीक है। अब देखो, दो झिल्लियां पढ़ ली हमने, ठीक है ना। अब तीसरी झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है। कौन सी झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो एक पॉइंट याद रखोगे कोशिका झिल्ली का, अब ये अंदर की ओर कोशिका झिल्ली मिलेगी और ये कुछ इस प्रकार मुड़ी हुई होती है जगह जगह से। ये जो कोशिका झिल्ली है ये कौन है? कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका झिल्ली। अच्छा ये कोशिका जो झिल्ली होती है ना, ये किससे बनी होती है? तो याद रखोगे लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे? लाइपोप्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अभी मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, आई बात समझे। इसके चारों ओर ये ग्लाइकोकेलिक्स का आवरण मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लाइकोकेलिक्स मिलेगा, ये एक आवरण होता है। अब ये आवरण भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अगर ये कठोर पदार्थों से बना हुआ होता है तो ये कठोर होगा। आगे बात समझे, तो जीवाणु भी कैसा होगा? कठोर होगा। अगर कठोर पदार्थों से बना हुआ तो जीवाणु भी कैसा होगा? कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर होगा। तब इस परत को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे?
आप बताओ मेरे को। कैप्सूल, क्या बोलेंगे? कैप्सूल बोलेंगे। तो एक तो होता है कैप्सूल, ये भी दो प्रकार का होता है। ग्लाइकोकेलिक्स का जो आवरण होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होगा कैप्सूल, और दूसरा अगर ये मान लो ढीले ढाले, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोमल पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो ये ढीला ढाला होगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अवपंक परत। क्या बोलेंगे? अवपंक परत, स्लिम लेयर, स्लिम लेयर। आया समझ में? नहीं आया? और कैप्सूल को हिंदी में बोलते हैं संपुट। क्या बोलते हैं? संपुट। आगे बात समझ में? तो ग्लाइकोकेलिक्स जो होता है ना, ग्लाइकोकेलिक्स यानी कि जीवाणु के सबसे बाहर पाया जाने वाला आवरण होता है, और ये दो प्रकार का हो सकता है। कुछ एक जीवाणु में ये ढीला ढाला होता है, तब तो इसको बोलते हैं अवपंक परत, और कुछ एक जीवाणु में ये कठोर होता है, तब बोलते हैं इसको कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। आया समझ में? नहीं? अब देखो, ये आंतरिक झिल्ली हो गई। ये कौन सी झिल्ली हो गई? कोशिका झिल्ली होगी। कौन सी झिल्ली होगी? अब कोशिका झिल्ली में ये संरचना पाई जाती है, अंगुली के समान संरचना। कौन सी संरचना? इस अंगुली के समान ये जो संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं मिजोसोम्स। क्या बोलते हैं? मिजोसोम्स। आई बात समझते? मिजोसोम्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? मिजोसोम्स बोलेंगे। आई बात समझ? अब इस मिजोसोम्स के क्या क्या कार्य है, तो याद रखो कि इस मिजोसोम्स के वास्तविकता में बहुत सारे कार्य है। कौन कौन से कार्य है, तो ध्यान से सुनोगे आप। देखो, कार्य नंबर एक तो ये श्वसन क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। किसकी क्रिया के लिए? तो श्वसन क्रिया के दौरान किसका निर्माण करता है? एटीपी का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? जैसे हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा? और माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो श्वसन क्रिया करेगा, एटीपी का निर्माण करेगा। लेकिन इनके अंदर तो कोशिकांग भी नहीं मिल रहे। कौन सा अंग नहीं मिल रहा है? कोशिकांग नहीं मिल रहा, तो कोशिकांग की जगह श्वसन क्रिया करवाना पड़ेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की जगह कौन मिल रहा है? मिजोसोम्स। कौन मिल रहा है? अब जो मिजोसोम्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेगा, अर्थात श्वसन क्रिया करेगा। क्या करेगा? और किसका निर्माण करेगा? एटीपी का निर्माण करेगा। आगे बात समझे? ठीक है। दूसरा पक्ष, इस कोशिका को विभाजित होना है। कोशिका को क्या होना है? तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। किसमें विभाजन में सहायक होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। एक तो ये पॉइंट याद रखोगे। तीसरा पॉइंट याद रखोगे, अच्छा ये कहीं ना कहीं ऐसे मुड़ा हुआ होता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने का भी कार्य करता है। तो याद रखोगे कोशिका झिल्ली का क्षेत्रफल भी बढ़ाता है, तो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उत्तरदायी। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? कितने पॉइंट हो गए इनके? 3 पॉइंट हो गए। कितने हो गए? ये डीएनए का रेप्लिकेशन करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन करने का मतलब हो गया डीएनए की फोटोकॉपी बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। आगे बात समझे? तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। आगे बात समझे? तो एक तो मिजोसोम्स मिलेगा, यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर एक तो मिलेगा मिजोसोम्स। क्या मिलेगा? लेकिन कुछ एक जीवाणु के अंदर यहाँ पर कुछ एक और संरचना पाई जाती है, जिनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। इनके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, और इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर। आई बात समझ में? तो कुछ एक जीवाणु में कोशिका झिल्ली में क्या मिलेंगे? वर्णक मिलेंगे। क्या मिलेंगे? जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक है कि नहीं है? तो वो भी पाना चाहिए, लेकिन मिलेंगे कहां? इसी कोशिका झिल्ली के अंदर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अच्छा, इनको क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटोफोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर बोलेंगे। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। चलो, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोमिक डीएनए के अलावा इसी नग्न डीएनए का एक और नाम आ गया, जीनोमिक डीएनए। कौन सा? क्योंकि आनुवंशिक पदार्थों का संचरण यही करता है, इसलिए इसको बोलेंगे जीनोमिक डीएनए। क्या बोलेंगे? इसे डीएनए के अलावा, जीनोमिक डीएनए के अलावा वर्ताकार या गोलाकार डीएनए पाया जाता है, जिसको बोलेंगे प्लाज्मिड। आ गया समझ में? ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है वो प्रतिजैविक के प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। इसमें बहुत कम मात्रा में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग नहीं पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में। कौन कौन सा मिलेगा? राइबोसोम मिलेगा। कौन सा मिलेगा? और राइबोसोम जो होगा वो 70S प्रकार का होगा। किस प्रकार का होगा?
दूसरा मिलेगा अंतर्विष्ट पिंड। क्या मिलेंगे? अंतर्विष्ट पिंड। आगे पढ़ेंगे अंतर्विष्ट पिंड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली पर विशेष प्रकार के अंगुलिनुमा संरचना पाई जाती है, जिनको क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीजोसोम्स बोलेंगे। अच्छा, इनके काम देखो, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अभाव में श्वसन क्रिया करवाना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, उसकी जगह ये श्वसन क्रिया करवाएंगे। तीसरा, जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाना, एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होता है। और 2 पॉइंट और लिख लो। क्या लिख लो? डीएनए रेप्लिकेशन करना। डीएनए रेप्लिकेशन करना। आगे बात समझ में? ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट याद रखोगे। अच्छा, और भी है। और क्या है? अब देखो, नीले हरे शैवाल जो होते हैं उनकी कोशिका झिल्ली में वर्णक के लवक पाए जाते हैं। वर्णक के लवक का मतलब क्या होता है? लवक का मतलब होता है क्या? जो प्रकाश संश्लेषी अंग। आगे बात समझे। और उसके अंदर क्या मिल रहे हैं? वर्णक मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? तो इनको क्या बोलेंगे हम? क्रोमेटोफोर। क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। आगे बात समझ में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण, सबसे बाहरी आवरण कहलाता है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाता है? अच्छा, ये बाहर वाला ये पूरा का पूरा जो आवरण आपको दिख रहा है, ये वाला ये पूरा का पूरा जो आवरण है ना, ये ग्लाइकोकैलिक्स है। कौन सा कैलिक्स है? ग्लाइकोकैलिक्स। और ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है अभी मैंने बता दिया था। ठीक है, कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। तो ये पॉइंट याद रखोगे। सुरक्षा और अन्य संक्रमण से बचाने का काम करता है। कुछ एक जीवों में यह आवरण ढीला ढाला होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? अवपंक परत या स्लिम लेयर बोलेंगे। पढ़ा दिया मैंने। और कुछ एक जीवों में यह कठोर होता है, इसलिए इसको बोलेंगे संपुटिका या कैप्स। और हाँ, कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 10 से 40% भाग बनाता है। कितने प्रतिशत? तो याद रखोगे ये कितना प्रतिशत? 10% से लेकर के 40% भाग बनाता है। आया समझ में? अरे आया नहीं? ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कोशिका भित्ति की। किसकी बात करते हैं? अब ये आपको ये वाली परत दिख रही होगी। ये कोशिका भित्ति है। कौन सी भित्ति है? कोशिका भित्ति है। अच्छा, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखोगे पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसको बनेगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी। कोशिका के आकार को बनाए रखने का काम करती है और जीवाणु को फटने से बचाती है। आई बात समझे? अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, जो भी इस कोशिका भित्ति के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं ना, अगर किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति को हटा दो, वो जीवाणु रोग ही नहीं फैलाएगा। क्या नहीं फैलाएगा? तो कहने का मतलब है जीवाणु के अंदर जो रोग फैलाने वाली सामग्री कहां पर मिल रही है? कोशिका भित्ति के अंदर मिल रही है। कहां मिल रही है? तो कोशिका भित्ति को हटा दो, जीवाणु निष्क्रिय हो जाएगा, यानी रोग नहीं फैला पाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। देखो, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। अभी उस चित्र के डायग्राम के अंदर सारा बता दिया। जीवद्रव्य झिल्ली से घिरा होता है। आगे बात समझे। अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। ये सारी चीजें मैंने बता दी। ये जीवद्रव्य झिल्ली होगी, आंतरिक वाली बात। आगे बात समझे? ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो सबसे बाहरी आवरण तो हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। कौन सा हो गया? ये 2 प्रकार का हो सकता है, या तो होगा स्लिम लेयर या फिर क्या होगा? कैप्सूल। अब इसके अंदर क्या मिल रही है? कोशिका भित्ति। किससे मिलकर बनी है? अच्छा, इसका आंतरिक भाग जिसको जीवद्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीवद्रव्य बोलेंगे। और जीवद्रव्य को घेरने वाली झिल्ली कौन सी हो जाएगी? और इसके अंदर ये जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, 70 प्रकार का। किस प्रकार का? और इस आनुवंशिक पदार्थ के अलावा एक और इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या बोलेंगे? इसके बाहर की ओर कुछ छोटे छोटे बाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको रोम या पिल्ली बोलते हैं। और इसमें एक आपको क्या मिलेगी? कसाबिका मिलेगी। क्या मिलेगी आपको? कसाबिका देखने को मिलेगी। आ गया समझ में? ठीक है, चलो। हालांकि ये डायग्राम मैंने सबसे पहले जिस दिन क्लास आपकी पहली बार ली थी ना, उस दिन मैंने यही चीज आपको पढ़ाई थी, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आया समझ में? ठीक है। चलो, अब पढ़ेंगे। देखो, इस कोशिका भित्ति या हम कह सकते हैं कोशिका का जो आवरण है, इसके व्यवहार के आधार पर हम जीवाणु को 2 भागों में बांटेंगे, यानी कि इसको अभिरंजित करेंगे। आगे बात समझे। और जीवाणु को कितने भागों में बांट देंगे? 2 भागों में
बांट देंगे, ये भी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट विशेष तौर से याद रखोगे आप कि व्यवहार के आधार पर हम जीवाणु को कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में बांट रहे हैं अभिरंजन के आधार पर। आई बात समझे। एक तो वो होंगे जिनको बोलेंगे ग्राम धनात्मक जीवाणु, क्या बोलेंगे, ग्राम धनात्मक का मतलब हो गया ग्राम पॉजिटिव, और एक हो गया ग्राम ऋणात्मक, क्या हो गया। अब देखो ऐसे जीवाणु जिनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब हो गया कोशिका भित्ति, जिसकी अनेक परतें पाई जाती है, यानी कि कहने का मतलब है ये कोशिका भित्ति हो गई और इसकी अनेक परतें, इसकी क्या है, अनेक परतें, तो मोटी होगी परत, मोटी होगी, तो जब इसको अभिरंजित करेंगे तो ये किस रंग का दिखाई देगा, बैंगनी रंग का दिखाई देता है, इसको बोलेंगे ग्राम धनात्मक जीवाणु, क्या बोलेंगे, यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको अभिरंजित किया जाता है, क्या किया जाता है, अभिरंजित किया जाता है, तो वो बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, किस रंग के दिखाई देते हैं, बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, उनको बोलते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु, क्या बोलेंगे। और यह बैंगनी रंग का दिखाई देने का मुख्य कारण क्या था कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की क्या मिलती है, अनेक परतें मिलती है, क्या मिलती है। अच्छा, जिसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की कम परतें पाई जाती है, परतें कम होने के कारण या पतली परत होने के कारण इनके अंदर क्या मिलेगा, इनका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी रंग हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यानी इनको भी अभिरंजित कर रहे हैं, इनको भी अभिरंजित कर रहे हैं। आगे बात समझे, ये आपको बैंगनी रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये आपको गुलाबी रंग के दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये पता चला कि इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की ज्यादा परतें हैं और इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की कम परतें हैं। आगे बात समझे, तो ये ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, आइए समझ में नहीं आई, इतना पढ़ाया है, तो कल आते ही सबसे पहले मैं इतनी सारी चीजें पूछूंगा, घर जाओ पढ़ो बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से याद करो। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे, तो इसको बढ़िया कवर करो और मैं पूछूंगा, मैं क्या करूंगा, पूछूंगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब जीवाणु 2 प्रकार का होगा, या तो वो चल होगा या फिर कैसा होगा, अचल होगा। अच्छा, अचल होगा तो अचल को तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चल बीजाणु के में, चल बीजाणु के अंदर क्या मिल रही है, कशाभिका मिल रही है, उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, 3 भाग। देखो 3 भाग होते हैं, ये तो पूरा का पूरा जीवाणु हो गया इधर, सारा का सारा। आगे बात समझे, इस जीवाणु के अंदर ये आपको एक संरचना दिख रही है, इसी को बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार बोलेंगे। इसके बाद में यहां से एक संरचना मुड़ी हुई थोड़ी सी मिल रही है, इसको बोलते हैं अंकुश, क्या बोलते हैं, और अंकुश के बाद में पतला सा तंतु जैसी संरचना मिलती है, जिसको बोलेंगे हम तंतु, क्या बोलेंगे, जिसके अंदर फ्लेजिन नामक का प्रोटीन पाया जाता है। आई बात समझे, ये 3 परतें हो गई। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तंतु के बारे में। तंतु क्या होता है, कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होगा और बाहर की ओर होगा, बाहरी सतह पर होगा। आगे बात समझे, ये चिपकने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी होता है, ठीक है। दूसरा भाग कौन सा होता है, अंकुश, तंतु के आधार भाग से जोड़ने का काम इसी अंकुश का होगा, ठीक है। फिर आता है आधारीय भाग, छड़नुमा छोटी संरचना होती है, ठीक है, कोशिकाओं के अंदर की ओर होती है, कोशिकाओं के अंदर तक मिलेगी, ये पूरा का पूरा अंकुश हो गया, सॉरी आधारीय भाग हो गया, कौन सा हो गया, आधारीय भाग। इस आधारीय भाग का ये ऊपर वाला पूरा का पूरा भाग कौन सा हो गया, अंकुश हो गया, और ये पतला सा तंतुनुमा संरचना कौन सी हो गई, तंतु। और इस पर देखो कुछ इस प्रकार की संरचना भी मिल रही है, जिसको बोलेंगे रोम, क्या बोलेंगे, रोम बोलेंगे हम। आगे बात समझे, ये रोम, ये जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचना होती है, नलिकाकार या प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है, ये कोशिका के बाहर निकली हुई होती है। जीवाणुओं में पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों से या पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती है। जीवाणु जब पानी की धारा में रहते हैं तब चट्टानों या अगर कोई जहां से पोषण प्राप्त होता है तो उनको बोलेंगे पोषकीय ऊतक, वहां से चिपकने के लिए उत्तरदायी होती है। आया समझ में, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, ठीक है। अगली बात समझ में, आज के लिए बहुत इतना है, काफी है, ठीक है, चलो।